सोचिए, कभी कभी एक मामूली सी बस की यात्रा भी पूरे समाज का आईना बन जाती है ना। आज हम हरिशंकर परसाई की एक ऐसी ही क्लासिक व्यंग्य रचना बस की यात्रा की परतों को खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ हंसाते नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था चरमरा रही हो, तो इंसान का भरोसा उसे आखिर कहाँ तक ले जा सकता है। तो चलिए इस यादगार सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सीधी सी लेकिन अजीब सी चेतावनी से। 5 दोस्त हैं, उन्हें कहीं जाना है और उन्हें सलाह मिलती है, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब ये सलाह ही अपने आप में एक पहेली है। भाई ऐसा क्या था इस बस में जिससे समझदार लोग दूर रहते थे? अब ये सुनने के बाद जाहिर है दिमाग में पहला ख्याल तो खतरे का ही आता है। तो दोस्तों ने भी वही पूछा, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? ये एक वाजिब सवाल था, पर जो असली वजह थी वो किसी की कल्पना से भी परे थी। और जवाब मिला, नहीं, बस ही डाकिन है। मतलब खतरा रास्ते में नहीं, खतरा तो खुद वो बस ही थी। वो कोई सवारी नहीं, बल्कि अपने आप में एक चलती फिरती आफत थी। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक, कह सकते हैं, बहुत ही संदिग्ध फैसला। इतनी चेतावनियों के बावजूद दोस्तों ने ट्रेन पकड़ने के लिए इसी बस से जाने का फैसला किया। अब देखिए, प्लान तो बड़ा सीधा साधा था। पन्ना से शाम 4 बजे की बस पकड़ो, घंटे भर में सतना पहुंच जाओ और वहां से जबलपुर के लिए ट्रेन ले लो। 2 लोगों को तो सुबह सुबह काम पर भी पहुंचना था। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत कभी कभी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। और यहीं पर हमें कहानी का पहला जबरदस्त व्यंग्य देखने को मिलता है। एक तरफ है लेखक, जिन्हें बस इतनी पुरानी, इतनी जर्जर लग रही है कि उसे देखकर श्रद्धा उमड़ रही है कि भाई इस पर बैठा नहीं जाना चाहिए, इसकी तो पूजा की जानी चाहिए। और दूसरी तरफ है बस कंपनी के एक हिस्सेदार, जिनका आत्मविश्वास देखने लायक है। उनके लिए ये एक फर्स्ट क्लास गाड़ी है। ये जो नजरियों का फर्क है ना, यही दिखाता है कि कैसे सिस्टम से जुड़े लोग उसकी खामियों को देखने से ही इनकार कर देते हैं। और जब मन में शक थोड़ा और बढ़ने लगा, तो ग्रुप में जो डॉक्टर दोस्त थे, उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उनका तर्क था कि अरे डरो मत, ये बस अनुभवी है, ये हमें बच्चों की तरह अपनी गोद में लेकर चलेगी। ये एक ऐसा मजाक था जो बहुत जल्द हकीकत के काफी करीब आने वाला था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बस सिर्फ एक मशीन नहीं थी। ये तो एक जिंदा सांस लेता हुआ और बिल्कुल भी साथ ना देने वाला एक कैरेक्टर बन जाती है। लेखक ने बस को जैसे डिस्क्राइब किया है ना, वो कमाल का है। वो उसे मशीन नहीं, बल्कि एक वयोवृद्ध कहते हैं। और यहीं पर साई जी का जीनियस चमकता है। वो कहते हैं कि बस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की ट्रेनिंग ली हुई है। मतलब इसका हर पुर्जा दूसरे पुर्जे से असहयोग कर रहा था। किसी सरकारी तंत्र पर इससे शानदार राजनीतिक कटाक्ष और क्या हो सकता है। और फिर वो घड़ी आई, सफर शुरू हुआ। इंजन के स्टार्ट होते ही पूरी की पूरी बस ऐसे कांपने लगी, मानो वो खुद ही एक बहुत बड़ा इंजन हो। जरा सोचिए उस शोर और उस कंपन के बारे में, जहां यात्री किसी गाड़ी में नहीं, बल्कि सीधे इंजन के अंदर बैठे हों, ऐसा महसूस कर रहे थे। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार व्यंग्य है। बस की खराबी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक असहयोग आंदोलन है। बस का हर पुर्जा हड़ताल पर है, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ये परसाई जी का तरीका है ये कहने का कि पूरा सिस्टम ही एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहा है। और इस असहयोग का एक बिल्कुल सटीक और मजेदार उदाहरण देखिए। सीट का बस की बॉडी से कोई तालमेल ही नहीं था। कभी सीट आगे निकल जाती तो कभी यात्री पीछे रह जाते। यात्रियों के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया था कि भाई सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब हम सफर के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक के बाद एक खराबियां इस पूरी यात्रा को एक तमाशे में बदल देती हैं। तो खराबियों का सिलसिला कुछ यूं शुरू होता है। पहले पेट्रोल टैंक में छेद, फिर ड्राइवर साहब का वो देसी जुगाड़, बाल्टी से पेट्रोल डालने वाला। जब उससे भी काम नहीं चला तो बस पूरी तरह रुक गई। लेखक ने इसे गांधी जी के अगले आंदोलन का नाम दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जब लगा कि भाई अब इससे बुरा क्या होगा, तभी एक टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। ये सफर अब एक तमाशा बन चुका था। अब तक जो मजाक लग रहा था वो धीरे धीरे असली डर में बदल रहा था।
बस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि लेखक को सड़क के किनारे का हर पेड़ एक दुश्मन की तरह लग रहा था, जिससे किसी भी पल टक्कर हो सकती थी। और इस पूरे हंगामे के बीच बस कंपनी के हिस्सेदार का कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो क्या कहते हैं, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। ये उस मानसिकता पर सीधा तमाचा है जो सामने दिख रही सच्चाई को भी नकार देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नाकाम सरकारी विभाग अपनी गलतियों को इत्तेफाक बताकर पल्ला झाड़ लेता है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत मार्मिक है। बस अब कोई विद्रोही नहीं, बल्कि एक थकी हुई, कमजोर बूढ़ीरा जैसी लग रही थी, जिसकी आंखों की रोशनी यानी हेडलाइट्स मंद पड़ गई थी और वो अंधेरे में बस रेंग रेंग कर चल रही थी। तो अब आता है सफर का आखिरी पड़ाव, जहां यात्रियों का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ पर लेखक का नजरिया एक बार फिर बदलता है, लेकिन इस बार व्यंग और भी तीखा है। उन्हें अब कंपनी का हिस्सेदार कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक महान क्रांतिकारी लगता है। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि ये बस मौत का फंदा है, फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर इसमें सफर कर रहा है। उसके इस बलिदान के लिए लेखक के मन में श्रद्धा जाग उठती है, एक ऐसी श्रद्धा जो सिस्टम के प्रति अंधे समर्पण पर सबसे बड़ा तमाचा है। और बस यही वो पल था सामूहिक आत्मसमर्पण का। जब यात्रियों ने अपनी मंजिल तक पहुंचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी, तो उनका सारा तनाव और सारी चिंता भी जैसे हवा हो गई। और हैरानी की बात यह है कि इसी आत्मसमर्पण में उन्हें एक अजीब सी शांति मिली। उन्होंने बस को ही अपना घर मान लिया, सारी चिंताएं भूलकर हंसी मजाक शुरू कर दिया। शायद यही कहानी का सबसे गहरा संदेश है। जब आप हालात बदल नहीं सकते, तो आप खुद को बदल लेते हैं और उस बेतुकेपन में ही जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो आखिर में परसाई जी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक खटारा बस की नहीं, बल्कि किसी भी टूटे हुए सिस्टम की है। और सवाल ये है कि किसी टूटी फूटी व्यवस्था में हमारा अंधविश्वास किस मोड़ पर सिर्फ एक मजाक न रहकर एक खतरनाक आदत बन जाता है। इस सवाल पर सोचने के लिए ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है।